आज हम लोग देखेंगे, पहले जो बचा हुआ पार्ट है कुछ कंसंट्रेशन सेल, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। कंसंट्रेशन सेल अगर कोई पूछेगा कि क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, आप कहेंगे कि कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल होता है वो दोनों सेम मटेरियल और सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का बना होता है, सेम चीज़ें यूज़ करते हैं, बट दोनों में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है तो उनका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है जिससे ईएमएफ हाफ सेल जनरेट हो सकता है। एक तो उनका कंसंट्रेशन अलग कर दे, और दूसरा हम लोग उनका अगर प्रेशर अलग कर दे, कंसंट्रेशन सेम कर दे, प्रेशर अलग कर दें, तो उससे भी ईएमएफ हाफ सेल जनरेट हो सकता है। लेकिन प्रेशर वाला टर्म कहाँ पे यूज होता है? किसी गैस के लिए यूज होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और कंसंट्रेशन वाला टर्म कहाँ पे यूज होता है? जब कोई एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं, कोई सॉल्ट आयनाइज हो रहा है तो सोल्यूशन में बातें करते हैं तो कंसंट्रेशन की बातें करते हैं। अब अगर कोई गैस होगा तो गैस का हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो हो सकता है कि जो ईएमएफ हाफ सेल जनरेट हो रहा है आपका, वो दो चीज़ों से जनरेट हो सकता है। पहला हो सकता है प्रेशर फिक्स कर दीजिए और कंसंट्रेशन डिफरेंट कर दीजिए कंसंट्रेशन सेल में, तो ये पहला टाइप हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं या इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपका क्या होता है कि आप क्या करिए कि कंसंट्रेशन को सेम कर दीजिए और जो प्रेशर वहाँ पे ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर गैस के लिए वो आप चेंज कर दीजिए, उससे भी ईएमएफ हाफ सेल जनरेट हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? या फिर आप दोनों को ही अलग करके देख सकते हैं, तो उससे ईएमएफ हाफ सेल पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज पहले हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन सेल इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे कंसंट्रेशन सेल इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले हेडिंग लगाएंगे कंसंट्रेशन सेल इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर हम लोग देखते हैं ये क्या चीज है। हो गया? हो गया? ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला काम क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं। ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे तैयार करेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे लेते हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, H2 गैस पास करते हैं तो वो H+ में चला जाता है। फिर ऐसे साल्ट ब्रिज, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो H2 किस में जाएगा? H+ में। अगर रिडक्शन की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, तो H+ किस में जाएगा? H2 में जाएगा। ठीक है, अभी समझ लेते हैं अच्छे से इसको। मान लेते हैं कि ये 1 ATM, ये H2 गैस है, यहाँ पर भी H2 गैस है और ये H+ एक्वस है। तो इसका कंसंट्रेशन लेते हैं, ये C1 मोलर ले लेते हैं, ये C2 मोलर ले लेते हैं। या फिर आप इसको मोलैरिटी को हटा दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, प्रेशर सेम कर दीजिए। खाली दोनों का प्रेशर कितना कर दिया आपने? 1 ATM। दोनों की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। आप जानते हैं कि साल्ट ब्रिज के बाएं साइड हमेशा इधर क्या होता है? इधर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और साल्ट ब्रिज के दाहिने साइड, यहाँ पे प्लेटिनम लगा दीजिएगा, दाहिने साइड हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। तो ये एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो उसके लिए ईएमएफ हाफ सेल का वैल्यू क्या होता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ हाफ सेल E0 सेल का वैल्यू क्या होता है? 0। क्या यह बात सभी को पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब आप देखो क्या ये कंसंट्रेशन सेल की तरह है कि नहीं है?
कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, साल्ट ब्रिज के दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों सेम मटेरियल का यूज किया गया हो, बट दोनों का कंसंट्रेशन अलग हो। तो मैं जानबूझ के यहाँ पे C1 और C2 मोलर नहीं लिखा हूँ। क्यों नहीं लिखा हूँ आगे हम लोग देखेंगे। इसके लिए आप जानते हैं E0 सेल का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे आप कहेंगे फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। जब आप नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो पहले पूरा नस्ट इक्वेशन लिखिए। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n। फिर क्या लिखेंगे, लॉग Q। Q मतलब रिएक्शन कोशेंट है। अब रिएक्शन कोशेंट के लिए क्या करना होगा, हमको पूरा नेट सेल रिएक्शन लिखना होगा। नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, हाफ सेल लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसके लिए लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 जा रहा है किसमें, H प्लस में। 2 इलेक्ट्रॉन इधर बैलेंस कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए इसका जो प्रेशर लिया गया है 1 atm। कितना लिया गया है, 1 atm। ऐसे आप लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। तो जब आप रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे तो यहाँ पे H प्लस जा रहा है किसमें, H प्लस गोज टू S2। तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस कर देंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नेट रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि नेट सेल रिएक्शन के लिए यानी रिडॉक्स कर देंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जोड़ देंगे। जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जोड़ेंगे, इसका कंसंट्रेशन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 atm प्रेशर लिया गया है। तो इधर राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है और इधर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो आपके पास मिलेगा क्या, H2 प्लस 2H प्लस। आप चाहो तो इसको आप यहाँ पे A लिख दो, A स्टैंड फॉर एनोड, और यहाँ पे लिख दो C स्टैंड फॉर कैथोड, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर लगेगा अपने को। तो अपने पास आया H2 प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैथोड लिखें कि एनोड लिखें, कैथोड लिखेंगे। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में लिखेंगे। राइट साइड में क्या है, 2H प्लस, और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, एनोड प्लस, क्या लिखेंगे, H2। और इनका जो प्रेशर दिया है गैस का 1 atm दिया है और 1 atm दिया है, ऐसे। तो जब हम लोग रिएक्शन कोशेंट लिखेंगे इसके लिए तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और अगर गैस है तो क्या लिखेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, Q बराबर HA प्लस इसका कंसंट्रेशन, और क्या लिखेंगे, इसका पावर 2 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ये S2 जो एनोड साइड में है, अरे इधर इस साइड में है, तो इधर क्या है, दोनों का ही 1 atm, तो कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए 1 atm। डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, HC प्लस कैथोड का, और पावर क्या हो जाएगा, 2 डॉट PS2 लिखेंगे। अब आप जानते हैं दोनों का कितना लिया गया है प्रेशर, 1 atm 1 atm, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो आपके पास Q क्या मिलेगा, HA प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। आप ऐसा करो, अच्छा लिख दो, फिर उसके बाद होल स्क्वायर कर सकते हो चाहो तो, ऐसे। आप इसका क्या करो, ऐसे चाहो तो पूरा होल स्क्वायर लिख दो, HA प्लस कंसंट्रेशन डिवाइड बाई HC प्लस कंसंट्रेशन, और इन सभी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे हम लोग कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहां तक पहुंच गए, अब हम लोग लगाएंगे नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन में क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो हम लोग इधर आते हैं थोड़ा सा, तो यहां से हमारे पास Q क्या मिला है, HA प्लस का बटे HC प्लस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर मिल गया है, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहां पे लिखेंगे देन फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन ई सेल विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.0
591 बाई क्या लिखेंगे 2। वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा था 2, तो हम लोग क्या लिख दिए 0.0591 बाई 2 लॉग क्या लिखेंगे बताइएगा Ha प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर या होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें होल स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाई Hc प्लस कंसंट्रेशन का और इन सभी का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। अब आप जानते हो लॉग ए के पावर बी क्या होता है b लॉग ए, तो ये बाहर चला आएगा, यहाँ से हमारे पास मिलेगा ई सेल बराबर -0.0591 बाई 2 इंटू क्या कर देंगे 2 और यहाँ हो जाएगा लॉग H प्लस, ये A किसको दर्शा रहा है एनोड को और ये H प्लस C किसको दर्शा रहा है कैथोड को। बात समझ में आ रहा है ना, क्या ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, हमारे पास ई सेल का वैल्यू आएगा -0.0591 और लॉग A बाई बी, लॉग A बाई बी क्या बोलते हैं लॉग A माइनस क्या कर देंगे लॉग B। यहां तक बताना आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी तक जो कहानी घटा है कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बहुत साधारण सा चल रहा है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इस माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं, तो ई सेल बराबर 0.059, ठीक है, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस ए नोड वाला इसका कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं और यहां माइनस को प्लस नहीं करते हैं, यहां पे माइनस को माइनस ही रहने देते हैं और अंदर वाला भी ऐसे लिख देते हैं माइनस लॉग H प्लस सी का कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास कुछ कहानी ऐसे आ गई, ठीक है, इस तरह से। अब आप जानते हो कि माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग क्या बोलते हैं pH, क्या बोलते हैं pH। तो हमारे पास ई सेल बराबर आया 0.0591, इसको लिखेंगे pH एनोड, ए मतलब एनोड, एनोड का है और माइनस लिखेंगे ये हो गया pH कैथोड। और आप चाहो तो यहाँ पे अलग से लिख सकते हो, यहाँ पे सिंस pH बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस का कंसंट्रेशन, ये पूरा pH का मतलब होता है, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा फार्मूला हमारे पास आया है जो कि हम लोग कब लगा सकते हैं जब हमारे पास प्रेशर सेम दिया हो, क्या सेम दिया हो प्रेशर सेम दिया हो और वो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हो, किसके लिए हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हो और प्रेशर सेम दिया हो। तो यहां आप लिख लेंगे ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड when pressure of anode and cathode are same, दोनों साइड का प्रेशर सेम दिया हो और हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, तो हम लोग ये वाला फार्मूला बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। ई सेल बराबर 0.0591 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। बट आपको अच्छे से pH निकालने आना चाहिए, उसको हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैसे निकालते हैं, वीक एसिड का pH कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो आगे क्या करते हैं हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द EMF ऑफ सेल फॉर PtS2 goes to H प्लस और इधर H प्लस H2 PT।
यहाँ पे लिए हैं 0.01 मोलर और यहाँ पे लिए हैं 10⁻³ मोलर। ये क्वेश्चन है, इसको 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन 2 लिखते हैं, इसका भी सेम है, Pt H2H2SO4, प्रेशर 1 atm ले लेना, 1 atm ले लेना, HCl H2 10⁻² मोलर और इसको ले लेना 0.1 मोलर। एक क्वेश्चन और इसी पे लिख लीजिए, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल फॉर, इस बार थोड़ा सा प्रेशर चेंज कर देते हैं, H2 यहाँ पे ले लेते हैं 2 atm और H प्लस 0.1 मोलर और H प्लस 0.01 मोलर और ये H2 ले लेते हैं 3 atm। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए पहले। यहाँ पे 1 atm, तो इसको आप लोग करके दिखा दीजिएगा बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन, सिर्फ अभी क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। कितना आया? -0.05। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना तुम्हारा कितना है? हाँ तो माइनस में कि प्लस में? हाँ तो ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला लिखेंगे इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल को दर्शाता है। इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, आइए समझते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। यानी कि पहले वाले केस में क्या डिफरेंस था, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन लिए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए थे, उनका कंसंट्रेशन अलग अलग था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को सेम कर देते हैं, प्रेशर अलग अलग करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ईएमएफ हमारे पास जनरेट होता है। ठीक है, देखिए जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए ही ले लिया, लेट सपोज यहाँ से
H2 गोज टू H+ और H+ गोज टू H2। यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिख देते हैं दोनों साइड में, ठीक है। H2 ये गैसियस है, ये भी H2 गैसियस है, और ये H+ जो है एक्वस है, और ये भी H+ एक्वस, ऐसे लिख देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं 1 मोलर, या कुछ भी ले लेते हैं, बराबर कर देना है बस। और यहाँ पे जो गैस लेंगे उसको मान लीजिए यहाँ पे 2 ATM ले लिया हमने, और यहाँ पे ले लिया 4 ATM, ऐसे कर दिया हमने प्रेशर, ठीक है। तो आइए पहला काम क्या करते हैं, इसके लिए हाफ सेल लिखते हैं और इसके लिए रिएक्शन कोशेंट लिखना सीखते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, इसके लिए हाफ सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में H2 जा रहा है किसमें, H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, बैलेंस कर देंगे इसको ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल H+ जा रहा है किसमें, H2 में। H+ में कब जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाने के बाद, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे H2 गैस है, यहाँ पर भी H2 गैस है, तो जो ऑक्सीडेशन वाले में H2 है उसका प्रेशर कितना लिए हैं, 2 ATM। कितना लिए हैं, 2 ATM। और जो रिडक्शन वाले में है उसका प्रेशर कितना लिए हैं, 4 ATM। कितना लिए हैं, 4 ATM। आप चाहो तो इनका कंसंट्रेशन लिख सकते हो 1 मोलर 1 मोलर, अलग बात है कि ये बाद में कट जाएंगे। अब इनका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेट रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। तो नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कट जाना चाहिए, और कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे H2 + 2H+। तो H2 कितना है, 2 ATM, और H+ कितना है, 1 मोलर, और यहाँ पे चला जाएगा किसमें, H2 + 2H+। यहाँ पर भी H+ 1 मोलर है, बट यहाँ पे H2 कितना है, 4 ATM। बात समझ में आ रहा है, चलिए अच्छा। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ अप्लाइंग नॉस्ट इक्वेशन। देखो बार बार आपको यही इक्वेशन देखने को मिलेगा, आपको कुछ याद रहे चाहे ना रहे, नॉस्ट इक्वेशन तो एकदम 100% और अच्छे से याद रहे, और कैसे अप्लाई करना है वो भी याद रहे। बाकी जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हैं, लाइक पीएच कैसे निकलता है, केएसपी कैसे निकलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है, वो सभी इसी से आते हैं। यानी कि मेन जड़ क्या है कि आपको नॉस्ट इक्वेशन अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉस्ट इक्वेशन फिर से मैं लिख रहा हूं यहां से, ताकि बार बार इसको लिखने से क्या होगा, आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा। ये आपके पास नॉस्ट इक्वेशन है। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अगर है, या आपको दिखने में तो पता चल ही रहा है कि ये कंसंट्रेशन सेल है, ये कंसंट्रेशन सेल की तरह दिख रहा है। तो कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ऐसे हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो पहला काम क्या करना अपने को, और नेट रिएक्शन लिखिए, नेट रिएक्शन तो लिख दिए। इसके लिए बताइए Q का वैल्यू क्या आएगा, इसके लिए Q का वैल्यू क्या आएगा, इस इक्वेशन के लिए बताए ना हमको, यहीं पे लिख देते हैं ना। Q क्या आएगा, Q आएगा अपने पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, डायरेक्टली लिख देते हैं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। प्रोडक्ट का गैस पार्शियल प्रेशर बटे रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, तो क्या लिखेंगे 4/2, यानी कितना आएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो Q का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2, ठीक है। तो यहां से आएगा E सेल विल बी इक्वल टू माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, तो -0.059 बाई कितना लिखें, 2। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, लॉग क्या करना है, लॉग हमको करना है यहां से पूरा लिखेंगे। अगर एक चीज का और आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ध्यान से देखना है कि हम यहाँ पे जब 2 लिखेंगे तो इसका कोफिशिएंट जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट।
और जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे कि अगर 2 लिख रहे हैं, चूंकि जो n फैक्टर होता है, n ये जो यहाँ पे n लिख रहे हैं n फैक्टर, वो पर मोल एलिमेंट के लिए होता है, पर मोल आयन के लिए होता है। पर मोल आयन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, खर्च हो रहा है, वो उसका n फैक्टर होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 होगा ना। हमेशा पर मोल के लिए देखा जाता है, हमेशा याद रखना। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सभी को कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, n का वैल्यू क्या रखें, तो हमेशा याद रखना पर मोल के लिए रखना। या फिर आपको अगर ऐसे समस्या हो रही हो तो आप क्या करना, तब आप इसको मत लिखिए ऐसे, तब आप इसको ऐसे मत लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू तो आपने 0 रख दिया, अब आप इसके लिए पूरा का पूरा पहले क्यू लिखिए, पहले पूरा क्यू लिखिए, उसके बाद लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अगर हम इस इक्वेशन के लिए रिएक्शन कोशेंट क्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, याद रखना। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी H+ का कंसंट्रेशन का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। और इनटू क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, उधर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू H+ के कंसंट्रेशन का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो अपने पास हो गया। तो आप अगर आप इसको स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, अगर आप इसको स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं सपोज करिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और उधर कितना आ जाएगा 1/2, तो वो इसके कहाँ पे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। अगर सपोज करिए कि आप यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 रहेगा, ठीक है। तो वो जो पार्शियल प्रेशर है उसके पावर में 1/2 आ जाएगा। तो आप ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर क्या करिए, आप ई सेल लिखिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल मतलब 0 - 0.0591 अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखिए 2, क्या लिखेंगे 2, अब आप लिखिए 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और log बेस 10 Q का वैल्यू लिख दीजिए, H+ PS2, ये नीचे ही लिखना है इसको, यहाँ से ये पार्शियल प्रेशर होता है इसलिए इस तरह से लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट साइड का हो गया, डिवाइड बाई रिएक्टेंट साइड का PS2 डॉट H+ का कंसंट्रेशन का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब आप वैल्यू रखेंगे तो आपका उत्तर जो भी आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री होगा, नहीं तो बाद में आपको क्या है कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू लिखिए, भले वो सेम आया जैसा पहले निकाला था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -0.059/2। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए आप इसको 0.06 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिख दें, 0.06, और यहाँ पे लिखेंगे। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 है ना, ऊपर भी 1 है और नीचे भी क्या है, 1 है। तो ये वाला यहाँ पे जो प्रोडक्ट में लिए हैं ये 4 ATM लिए हैं और 4 बाई क्या लिए हैं 2, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0.3, तो ये -0.03 इंटू 0.3 कितना उत्तर आएगा, ई सेल। अब मान लीजिए कि आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, सपोज करिए, ठीक है, यहाँ से आपने इसको काट दिया, -0.03 आ गया ना। आपको सपोज करिए कि ये पॉइंट वाला वैल्यू सॉल्व ही नहीं करने आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, पहले माइनस को कॉमन कर लीजिए, ऐसे अलग कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻², नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको आप लिखिए 3 × 10⁻², इंटू क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 10⁻1। तो आप पहले 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9, तो -9 × 10 के पावर क्या आ जाएगा, -3 है ना, पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -9 × 10 के पावर -3, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -0.009 वोल्ट। यानी अगर ये माइनस साइन आ रहा है तो आपको क्या दर्शा रहा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ई सेल का वैल्यू अगर माइनस आ रहा है तो क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा, यानी कि जो हम लोग प्रेशर लिए हैं वो गलत लिए हैं।
हमको 4 एटीएम इधर लेना था ऑक्सीडेशन साइड में और 2 एटीएम रिडक्शन साइड में लेना था। समझ में आ रहा है ना? तो इनसे भी पता चलता है, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा करने पे क्या हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप पहले ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू निकालेंगे, कहीं माइनस तो नहीं आ रहा है। माइनस आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और प्लस आएगा तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है ना? कॉपी कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। अगला हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ हाफ सेल। लास्ट पॉइंट है ईएमएफ हाफ सेल पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप पैरा लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ हाफ सेल में पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, क्योंकि हर एक अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए आप देखेंगे अलग अलग एसआरपी वैल्यू आता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग ईएमएफ हाफ सेल का वैल्यू आता है। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें? प्रेशर। प्रेशर से आप लोगों ने अभी देखा प्रेशर क्या इफेक्ट कर सकता है। और लास्ट है टेम्परेचर। आप जानते हैं कि टेम्परेचर भी ईएमएफ ऑफ सेल को इन्वॉल्व अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें भी टेम्परेचर का एक टर्म है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें भी टेम्परेचर का टर्म है, तो जहां पे टेम्परेचर का टर्म है वो टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है। और जो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर लेके चलते हैं वो कितना लेके चलते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। ठीक है ना? तो ये 4 पॉइंट है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, कॉपी करिए। हो गया? आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे हेडिंग लगाएंगे हम लोग। तो एक पार्ट आपका खत्म हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। आइए हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो बना है इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहां पे इलेक्ट्रिसिटी से यानी करंट से। ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना या ब्रोकन। तो कोई भी कंपाउंड को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। या इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब डीकम्पोज कर रहे हैं आप किसी भी चीज को बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो यहां पे द decomposition of any species by providing electricity is called electrolysis। तो ये इसका मतलब हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। उसके पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं फिर और समझ भी लूं, इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोगों का क्या नॉलेज है। इलेक्ट्रोड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रोड का बहुत एक इंपॉर्टेंस है, मतलब पूरा तो उसी पे डिपेंडेंट है। अब इलेक्ट्रोड जानेंगे तभी तो उसकी क्रियाविधि जानेंगे। तो इलेक्ट्रोड का काम क्या है, कोई मटेरियल विच हैव टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिक रॉड है ना, इलेक्ट्रिक रॉड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके या कराने की क्षमता रखे। तो दो टाइप से हम लोग उसको क्लासिफाई किए थे, एक उसके नेचर के आधार पे और एक उसके केमिकल रिएक्शन के आधार पे। तो एक आपका हो गया एनोड और कैथोड, जो ये दर्शाता है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और कहाँ पे रिडक्शन होता है। दूसरा ये बताता है एक्टिव इलेक्ट्रोड है कि पैसिव इलेक्ट्रोड है, मतलब पैसिव का मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट का मतलब होता है, मतलब इलेक्ट्रोड तो है ही, लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे तो इलेक्ट्रोड का काम है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना, और अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो खुद वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा। जैसे गैल्वानिक सेल में आप देखे थे तो जिंक और कॉपर, जिंक खुद ही आप देखिए तो जिंक का जो सॉलिड रॉड था, मेटल रॉड, वो खुद आयोनाइज हो जा रहा था, यानी यहाँ पे जो जिंक है वो कैसा काम कर रहा था, एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा था। और जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए बातें कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग, हाइड्रोजन तो गैस है, और उसके लिए हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते थे, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का खुद का कोई रिएक्शन देता था नहीं, लेकिन वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है कि नहीं, कराता है, यानी प्लेटिनम कैसा हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये दो अलग टाइप के इलेक्ट्रोड हो गए, जो खुद एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में कौन कौन आते हैं, ग्रेफाइट, प्लेटिनम, ठीक है। और बाकी जो आते हैं आपके आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं और साथ में क्या कराते हैं, खुद केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगर साधारण सा कोई डिफिनीशन देना हुआ तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को क्या कहेंगे, ये एक डिवाइस होता है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, कहां से कहां, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। क्या ये स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंड मेक्स स्पॉन्टेनियस, हाँ, मेक्स स्पॉन्टेनियस बाय प्रोवाइडिंग, हाँ, makes spontaneous by providing external source। तो ये एक पॉइंट हो गया इसका। अब इसमें बातें करते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड हर जगह वही दो, एनोड और कैथोड। तो साइन क्या होता है इसमें, एनोड का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड का साइन कैसा होता है, निगेटिव। इसमें कोई साल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है, कोई हाफ सेल नहीं, ये सब एक ही सेल में सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए यहां पे आप लिख सकते हैं नो साल्ट ब्रिज आर यूज्ड। ठीक है, सिंगल कंटेनर में यूज होता है इसलिए साल्ट ब्रिज नहीं कर सकते। ये सब इसके क्या है, डिफरेंस हो गया। आप कह सकते हैं कि अगर कभी आपको क्वेश्चन में आ गया, आप मान लीजिए एग्जाम में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आप कैसे बताएंगे,
तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 2-4 पॉइंट जानते होंगे और 4 पॉइंट यहाँ से, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, वही क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे गैल्वानिक सेल, उसका काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को, क्या उसमें साल्ट ब्रिज यूज होता है? यस। एनोड का साइन कैसा होता है, कैथोड का साइन कैसा होता है? ठीक है, तो ये आप डिफरेंस वहां पे बता सकते हो। ठीक है, कॉपी करो इसको। इसका आप डायग्राम भी बना लो ऐसे। और एक महत्वपूर्ण बात लिख लेना यहीं पे, ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ये हो गया आपका, इसको बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं। और यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं तो याद रखना कौन सा सोर्स लेते हैं। 2 टाइप के करंट होते हैं अपने पास, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं वो हम लोग कौन सा करंट यूज करते हैं, डीसी करंट यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। याद रखना कौन सा करंट यूज करते हैं हम लोग, डीसी करंट। यहाँ पे लिख लेना, ऑलवेज डीसी इज यूज्ड। ठीक है, अच्छा ये आप जानते हो कि जो बड़ा टर्मिनल है ऐसे दिखाते हैं, वो प्लस साइन को दिखाता है, यानी किसको दिखाता है, एनोड को। और छोटा वाला माइनस यानी किसको दिखाता है, कैथोड को। कोई भी सेल हुआ, मैंने कहा कि कोई भी सेल हुआ दुनिया का, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा। ठीक है, कोई भी सेल क्यों ना रहे। ठीक है, कॉपी करिए। आगे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ठीक है, अब पहले आप इसको समझने से पहले कुछ और बातों को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अपने पास जो पहले ये समझना कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होगा वो 2 तरह से अब अपने को देखने को मिलेगा। एक लिखा हो सकता है मोल्टेन कंडीशन, मतलब पिघला हुआ, और एक लिखा हो सकता है एक्वस कंडीशन, एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टेन का मतलब होता है कि वो सॉलिड को इतना ज्यादा हीट कर दे कि वो पिघल जाए, और उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, मतलब पिघला के वो प्योर फॉर्म में है। ठीक है ना, उसमें और कोई भी चीज नहीं मिलाया गया है। और अगर एक्वस बोलेंगे, एक्वस मतलब वाटर होता है, तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ वाटर भी है। अब आप ये समझिएगा कि ये सब तो ठीक है, वाटर का भी, जैसे H2O का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो आप जानेंगे कि वाटर, अगर आप साधारण शब्दों में समझेंगे तो ये H+ और OH- आयन में टूटता है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि वाटर भी ऑक्सीडेशन में जाता है और रिडक्शन में जाता है। तो कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है, यानी वाटर का रिएक्शन भी आपको आना चाहिए, रिएक्शन ऑफ H2O, रिएक्शन ऑफ H2O। जब वाटर एक ऑक्सीडेशन की तरह काम करता है, यहां पे वाटर इज एक्ट एज एनोड। अब आप जानते हैं वाटर खुद एनोड की तरह तो काम करेगा नहीं, वो तो लिक्विड है कि नहीं। लेकिन जब वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए हम लोग नाम देते हैं कि वाटर एक्ट एज एनोड। ठीक है ना, बाकी तो वहां पे कोई प्लेटिनम वगैरह का इलेक्ट्रोड रहेगा। जब वाटर एनोड की तरह काम करता है
तो H2O, एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। एनोड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब वाटर में आप देखेंगे H प्लस और ये माइनस, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस साइन रखता है। वाटर में H प्लस रहता है और ऑक्सीजन क्या रहता है? माइनस में रहेगा। तो H का तो ऑक्सीडेशन होना संभव है नहीं, क्योंकि H मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या क्या हो सकता है? ये 0 में जा सकता है, ये -1 में जा सकता है। -1 तो वैसे बनेगा नहीं क्योंकि पेरोक्साइड का केस है। तो मेनली किस में जाता है? 0। और 0 कहाँ पे होता है ऑक्सीजन? O2 में। किस में होता है? O2 में। तो अगर ये माइनस से 0 में जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्लस कर देते हैं। प्लस बचा क्या है अपने पास? H प्लस। अब बारी आई इसको बैलेंस करने की। तो आप चाहो तो यहाँ पे हाफ लगा लो, या आप चाहो तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे क्या कर दोगे? 4। और यहाँ पे अपने पास 4 प्लस है, तो 4 क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसके लिए जब EMF ऑफ सेल का वैल्यू लिखेंगे, इसके लिए E नॉट सेल का वैल्यू लिखते हैं तो आता है -1.23 वोल्ट, ये वैल्यू होता है। और आगे चल के हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। एक टर्म पढ़ेंगे जो वाटर में होता है जिसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। तो वाटर का जो EMF ऑफ सेल होता है, E नॉट सेल, किसमें? जब वाटर किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। यानी ये जो यहाँ पे E नॉट सेल लिखा गया है, ये इसका क्या लिखा गया है? E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा गया है। क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। पहले बताओ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। दूसरी बात, एक्चुअल में आप देखेंगे ना तो E नॉट सेल का ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है -1.48 वोल्ट। ऐसे कितना हो गया? -1.48 वोल्ट। ये इस पोटेंशियल को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज। और ये वाटर वाले केस में मिलता है। मैक्सिमम अपने सिलेबस में जो है वाटर को ही देखना है, और भी जगहों पे मिलता है, लेकिन याद रखना कि पहला काम क्या किया हमने? वाटर का ऑक्सीडेशन कराया। तो जब वाटर का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसका जो EMF ऑफ सेल आता है यानी E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है -1.23 वोल्ट। लेकिन इस पे क्या होता है? इसका कहानी समझिएगा कि जब आप बैटरी यहाँ पे लगा रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे EMF ऑफ सेल सप्लाई कर रहे हैं, तो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 1.23 तक पहुंचे, फिर भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इतने पे तो हो नहीं रहा है। अब इसको क्या है कि हम लोग और बढ़ा रहे हैं यहाँ तक पहुंचे 1.48 तक, तब जाके इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल हुआ। होना कितने पे चाहिए था? 1.23 वोल्ट पे। हो कितने पे रहा है? 1.48 पे। तो इसी को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। ठीक है, ये वाटर वाले केस में आता है। तो वाटर एक्ट एज एनोड, ये रिएक्शन है, और यहाँ पे वैल्यू लिख लेना क्या है? 1.23 वोल्ट। इसको और आसान शब्दों में अभी आगे चल के बताएंगे, इसलिए इस पे कोई चिंता का विषय नहीं है, घबराना नहीं एकदम। ठीक है, ये तो रिएक्शन है, जानना जरूरी है। वाटर एक्ट्स एज कैथोड, यानी यहाँ पे जो वैल्यू अपने को मिलेगा E नॉट RP मिलेगा। और रिडक्शन कैसे कराएंगे वाटर का, ये ध्यानपूर्वक देखना है। H2O टेकिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं O माइनस में है तो ये और ज़्यादा माइनस तो ले नहीं सकता। माइनस कौन ले सकता है? H प्लस। तो H प्लस जब माइनस गेन करेगा तो किस में चला जाएगा? H2 में।
और जो यहाँ पे बचेगा वो आएगा OH माइनस। अब बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। किसी का n फैक्टर निकालना हुआ तो बहुत आसान है, n फैक्टर आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे n फैक्टर, यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा। पर मॉलिक्यूल या पर एटम में देखेंगे तो कितना आएगा, 2 में 4 है तो 1 में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 में 2 है तो 1 में कितना होना चाहिए। n फैक्टर निकालने का बहुत तरीका बताएं आप लोगों को, चाहे आप इधर से इधर चलो तब भी निकाल सकते हो, इधर से इधर चलो तब भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है 2 रिएक्शन। पहले काम इसका आपको क्या करना है कि इसको नोट डाउन करना है। वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, उसका EMF हाफ सेल इतना है। अच्छा, इसका EMF हाफ सेल लिख देते हैं यहाँ पे। इसका जो होता है EMF हाफ सेल यानी E0 और P -0.83 वोल्ट होता है, -0.83 वोल्ट होता है। कितना होता है, -0.83 वोल्ट होता है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको कॉपी करें। अब यहाँ से शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। बहुत आसान सा है, एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे सीख जाएंगे, कुछ नहीं करना है। अगर आपको बोला मोल्टेन NaCl यानी इसमें कुछ और है नहीं, NaCl। अगर जब आप NaCl को आयनाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। ठीक है। अब आप क्या करना है, इसको जब आप Na+ लिखना तो यहाँ पे L लिखना, लिक्विड, ऐसे। नहीं तो इसके पहले क्या लिखते थे, Na+ एक्वस Cl- एक्वस। यानी कि जब आप NaCl को वाटर में डालेंगे तब वो आयनाइज होगा, तो वहां पे क्या लिखेंगे, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। लेकिन जब आप मोल्टेन NaCl लिखेंगे तो आप लिखेंगे Na+ लिक्विड और Cl- लिक्विड, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना। अब चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं मोल्टेन NaCl, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, कैथोड और एनोड। छोटा वाला कैथोड हो गया, बड़ा वाला एनोड हो गया। ठीक है ना। अब आप देखिए ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है इसमें आयन कौन कौन से है, तो Na+ है और Cl- है। इसके अलावा और कोई आयन है क्या इसमें, नहीं है ना, सिर्फ Na+ है और Cl- आयन है। ठीक है। तो आप बताइए ये प्लस वाला किधर मूव करेगा, प्लस वाला किधर मूव करेगा, जो निगेटिव टर्मिनल हो। निगेटिव टर्मिनल कौन है इसमें, कैथोड। और माइनस वाला किधर मूव करेगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल हो। तो पॉजिटिव टर्मिनल इसमें कौन है, एनोड। ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे एनोड किधर जाता है, एनायन, एनायन के लिए बोलेंगे, एनायन किधर जाता है, एनायन गोज टू एनोड। यहां आप लिखेंगे एनायन मूव्स टुवर्ड्स किधर, एनोड। और केटायन किधर जाएगा, केटायन मूव टुवर्ड्स किधर, कैथोड की तरफ। क्योंकि यहाँ पे एनोड क्या है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड निगेटिव टर्मिनल है। तो एनायन जो कि निगेटिव चार्ज रख रहा है, केटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, तो पॉजिटिव वाला किधर मूव करेगा, निगेटिव प्लेट की तरफ, और निगेटिव वाला किधर मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, और पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन। तो केटायन गोज टू कैथोड एंड एनायन गोज टू एनोड। ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। इसी से तो नाम आया है एनायन एनोड, केटायन कैथोड। समझ रहे हो। और ये याद रखना कि एनायन जहां पे जाएगा वो एनोड है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और बताओ कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो चलो इसका हम लोग प्रोडक्ट लिखना सीखते हैं। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो एनोड पे कौन जा रहा है बताओ, एनोड पे जा रहा है Cl-। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एट एनोड, एट एनोड। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जा कौन रहा है, Cl-। और बताओ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा
तो इसके चार्ज खत्म हो जाएंगे, ये Cl2 के फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। अब बैलेंस करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे हाफ लगा दो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हम लोग कहेंगे कि एट कैथोड, कैथोड, कैथोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। और कैथोड पे जा कौन रहा है, सोडियम, तो सोडियम जा रहा है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, Na सॉलिड। तो देखेंगे समय के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोडियम इकट्ठा होना लगे, यहाँ पे सोडियम इकट्ठा होने लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसके अगल बगल Cl2 गैस लिबरेट होने लगेगी। कौन सी गैस लिबरेट होने लगेगी, Cl2 गैस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि प्रोडक्ट क्या बना, एनोड का क्या प्रोडक्ट बना और कैथोड का क्या प्रोडक्ट बना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, अगर एनोड के लिए पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, Cl2 गैस बना। क्या बना, Cl2 गैस। ये नहीं कि यहाँ पे हाफ लिख देंगे, ठीक है ना, वो कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, प्रोडक्ट से। कैथोड, कैथोड पे क्या बना बच्चों, हाइड्रोजन, सोडियम, क्या बन रहा है, सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन की नाम है, इस पे क्या बन रहा है, सोडियम, ठीक है। तो ये कुछ भी कठिन नहीं है, इसको आपको क्या करना है कि पहले उस कंपोनेंट को आयनों में तोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो एक प्लस देगा और एक क्या देगा, माइनस। तो प्लस किधर जाएगा, प्लस मतलब केटायन, केटायन गोज टू कैथोड और एनायन गोज टू एनोड, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनायन गोज टू एनोड, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बन गया प्रोडक्ट आपका, बस ये आपको प्रोडक्ट बना, इसमें नेट रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें क्या करना है अपने को, ये बताना है प्रोडक्ट। नेट रिएक्शन लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहेंगे Na प्लस L लिक्विड लगा देंगे और प्लस Cl माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो कट गया ना, तो लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट इधर लिख देंगे। और यहाँ पे आप ऊपर चाहे तो लिख दीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या प्रोडक्ट बना है, हाफ Cl2 और प्लस क्या बना है, Na, ये सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है। तो क्लोरीन कहाँ पे बना बच्चों, क्लोरीन बना एनोड पे, और सोडियम कहाँ पे बना, सोडियम बना कैथोड पे। क्या ये कठिन है, क्या इतना कठिन है समझना इसको, नहीं ना, कॉपी करिए। चलो ये वाला समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, कितने लोग आए समझ में, गुड, ठीक है। तो अब आप लोग अपने से करेंगे, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन AlCl3। एक मैं क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूं, इसको आप घर से करके आएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अभी याद रखना ये मोल्टेन चल रहा है ना, CaCl2, ठीक है। तो 2 का दे दिया मैंने, एक कौन सा दिया मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3, मोल्टेन AlCl3, और एक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन CaCl2। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस करते हैं, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि कितने लोग करके आए हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, चलो।